दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व जो है वो बाइपोलर हो गया है और दो बड़ी शक्तियां अमेरिका और चीन के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक हमने देखा कि चीन के शी जिनपिंग और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों जो है वो साउथ कोरिया में मिले और उन लोगों की बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ट्रंप ने जो है वो विद इमीडिएट इफेक्ट 10% जो है वो भी कम कर दिया, टैरिफ भी कम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसका कि पूरे विश्व पर और ख़ास तौर से भारत पर भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा साहब। पाशा साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा सवाल पहला यही है कि ये जो इन दोनों की मुलाकात हुई है, इसका आउटकम क्या निकला? अगर हम संक्षिप्त में बताना चाहें कि भाई क्या नतीजा निकला, तो क्या कहेंगे आप? जी, इसका एक ही सेंटेंस में जवाब मेरा ये है कि ये चीन की जीत हुई है और अमेरिका धीरे धीरे चीन को जो इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है उसको धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहा है और ये बताना नहीं चाहते कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर रहा है बोलते। जो यूएस डोमिनेशन था वो धीरे धीरे खत्म होकर मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका एक पावर होगा, चीन एक होगा, रूस और दूसरे ब्रिक्स देश भी मिलके मल्टीपोलर वर्ल्ड धीरे धीरे उभर रहा है। पाशा साहब, ये जो कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप गए, उससे पहले आसियान कॉन्फ्रेंस हुई। बिल्कुल वो एक ही ट्रिप में थे, कुआलालंपुर वो आए थे और वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को भी जाना था। इस तरह की खबरें जो है वो मीडिया में चल रही थी, लेकिन अचानक आखिरी दिन ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, वो ऑनलाइन जो है वो अपना प्रवचन या भाषण सुना देंगे और जयशंकर वहाँ पे जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से जी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके अपनी शराइत मनवा ली, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी फतेह उसने हासिल कर ली, तो यही काम मोदी जी कुआलालंपुर में जाके कर सकते थे। ट्रंप से मिलके बातचीत करके जो है वो जो टैरिफ के इश्यूज हैं भारत के साथ, उसको रिजॉल्व कर सकते थे। तो ये क्यों नहीं गए? ये क्यों वहां जाने से हिचकिचा गए? आपका क्या ख्याल? जी देखिए, भारत पिछले 35 सालों से, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 में, सोवियत यूनियन खत्म हुआ और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर खत्म हो गया, तो भारत का प्रयास ये है कि अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाए। और सभी प्राइम मिनिस्टर्स नरसिम्हा राव से लेके अभी तक इस प्रयास में जुड़े रहे। लेकिन पिछले 6-7 महीने में जब से ट्रंप आए हैं, तो ये अलग माना दिए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, और वो ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि भारत अमेरिका का क्लाइंट स्टेट है। अमेरिका का भारत जो क्लाइंट स्टेट है, और क्वाड के जरिए, डिफेंस कोऑपरेशन के जरिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, इसके बरक्स जो है अमेरिका जो भी चाहता है या बोलता है हम उनको मानेंगे, जैसा साउथ कोरिया या जापान या यूरोपियन देश या पहले मेक्सिको और कनाडा मानते थे। लेकिन जब से मोदी जल्दबाजी में 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, उस वक्त से जो है जो ब्रॉड मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसमें उन्होंने ब्लैंक चेक मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि हम $170 बिलियन का जो तिजारत है उसको बढ़ा के हम $500 बिलियन करेंगे। तो ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है, वो समझे कि अब भारत अपनी इकोनॉमी खोल देगा और अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो ऑनलाइन अमेजोन हो या जो भी हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जीआई प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स, हथियार, तेल, गैस सब इंपोर्ट करेगा ये $500 बिलियन के ट्रेड में। लेकिन जब ये वापस आए तो यहाँ के मंत्रियों ने और आईएएस ऑफिसर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह जो बताया कि ये आपने क्या कर दिया,
आपने पूरा ब्लैंक चेक दे के उनके एक्सपेक्टेशंस जो उम्मीदें हैं वो बढ़ा दी है। अब वो टैरिफ हमको घटाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि 150% किसी प्रोडक्ट्स पे, किसी पे 100% थे, लेकिन हम घटाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसके एक्सचेंज में अमेरिका चाहता था कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, हथियार खरीदना बंद कर दें और ब्रिक्स से रिश्ता नाता तोड़ दे, और अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कनाडा, रूस और ईयू, जापान, कोरिया की तरह हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये काफी बड़े ऊंचे डिमांड्स थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता चला कि ये दोस्ती जो है अमेरिका नाजायज फायदा उठा रहा है। अगर हम अमेरिका के डिमांड्स मानेंगे तो यहाँ फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ठप हो जाएगी, और हमारा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और अमेरिका के हम क्लाइंट स्टेट बन जाएंगे, डिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे बोलते। तो ये जल्दबाजी में उन्होंने अपना हाउडी मोडी के मूड में जो है वो जाके गले मिल के जबरदस्ती वो उनके गले पड़ गया है। वो असगर की सरकार धीरे धीरे उनको जो हथकड़ी डाल के भारतीयों को भेजे जलील करके, वो लेके टैरिफ को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जो उन्होंने 30-35 बार क्रेडिट लिया कि मैंने सीज फायर करवाया, न्यूक्लियर जंग रुकवाया। और जो चीन को जब प्रधानमंत्री गए तो टिप्पणी किया कि आप क्यों वहां गए, आप रूस से तेल और हथियार क्यों खरीद रहे, ये सब बंद करिए, ब्रिक्स के साथ रिश्ता नाता तोड़िए बोल के। ये सब एक के बाद प्रेशर डाल रहे हैं। अब पाकिस्तान को भी जो है वो मेजर नॉन नेटो अलाई बोल के सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वहाँ की लीडरशिप को, आर्मी चीफ को बुला के अलग अलग मीटिंग करते हैं। और पाकिस्तान भी उनकी चापलूसी करता है, नोबेल प्राइज को नॉमिनेट करके, और गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स देने की बात भी चल रही है। कल ही इस्तांबुल में मीटिंग हुई 8 फॉरेन मिनिस्टर्स में। तो ये सब जो है भारत को ना गुज़ीर था, वो पसंद नहीं करते थे कि हमारे दुश्मन के साथ अमेरिका दोस्ती बढ़ा रहा है, मतलब हमारी बात नहीं मान रहा है, हमें तमाचे पे तमाचा मार रहा है, टैरिफ को लेके सभी मामले में लेके। तो कनाडा में जो G7 मीटिंग हुई उसमें भी प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको निमंत्रण दिया था व्हाइट हाउस आने की। मोदी को शक था कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात करके कुछ मध्यस्थता करने की प्रयास करेंगे, कश्मीर में हो या इंडो पाक प्रॉब्लम्स को हो। तो तब से जो है डायरेक्टली ना मिल रहे हैं, ना डायरेक्टली टैरिफ पे और दूसरे मुद्दों को बात हो रही है। कशीदगी है भारत और अमेरिका के रिलेशंस में, लेके अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी खत्म नहीं हुई, तवील अरसे तक खींचे जा रही है, क्योंकि अमेरिका अपने डिमांड्स पे अड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट्स और सभी इकोनॉमी को खोल दिया जाए, ताकि अमेरिका की कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर भारत में तिजारत कर सके। तो इन सब से बहुत खतरा है मोदी गवर्नमेंट को, पूरे भारत को। इसलिए वो अब जा चुके हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या पाकिस्तान का दोस्त है, और हमें किसके साथ रहना है, चीन से दोस्ती बढ़ाना है या ब्रिक्स के साथ बने रहना है, ये बोल के अब ये सभी प्लानिंग, थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज कैसे चेंज करना है, अडॉप्ट करना है, वो बातचीत चल रही है। जी डॉक्टर साहब, एक ज़माने में जब वेस्ट और यूएस जो है वो चाइना को अपने लिए एक थ्रेट समझते थे, खतरा समझते थे, तो वो भारत की तरफ, भारत को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे प्रोजेक्ट करके, भारत को इस्तेमाल करके, भारत का उपयोग करके जो है वो चाइना के जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब अगर यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, उसने चाइना को कन्फ्रंट करने के बजाय उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। आज अमेरिका गया तो कल पीछे पीछे जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी जाएंगे। तो जो स्ट्रैटेजिक महत्व भारत को मिल गया था ग्लोबल लेवल पे चाइना की वजह से बाय डिफॉल्ट, अब उसका क्या होगा? जी, देखिए ये ग्लोबल पावर बैलेंस धीरे धीरे एशिया को शिफ्ट हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में 4 साल में
चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, टैरिफ लगाए थे और बहुत कुछ उन्होंने किया, सेमीकंडक्टर से लेके टेक्नोलॉजी के लेके G5 को लेके हर एक शोबे में उन्होंने चीन की जो प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, उसको रोकने की कोशिश करे। चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपोज करना और दूसरे देशों पे प्रेशर डाल के चीन के साथ ट्रेड और BRI के कॉन्ट्रैक्ट्स कम करना बोल के। लेकिन इसमें अमेरिका का ही नुकसान हुआ और चीन जो है इससे अपना सबक सीख लिया और वो दो चीजें पे अहमियत दिए। एक तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, उससे उनकी दोस्ती और फ्रेंडशिप बढ़ी और उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई डोमिनेशन का जिक्र भी नहीं किया या कोई कदम नहीं उठाया। तो चीन की पॉलिसी जो है मॉरली हाई ग्राउंड पे थी, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड्स जैसा वेस्ट कर रहे हैं, गाजा में एक, यूक्रेन में एक, पुतिन को एक, नेतन्याहू को एक, और जब उनको पसंद होती है सैंक्शंस डाल देते हैं, दूसरे के फॉरेन एक्सचेंज सीज कर लेते हैं। ये डबल गेम और रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो बात करते हैं वेस्ट, चीन उस तरीके से नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ देश जो लोन लिए थे BRI के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन चीन ने बातचीत के जरिए उसको सुलझाया है और अमेरिका की तरह, फ्रांस, ब्रिटेन की तरह कॉलोनियल पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया। तो BRI और कनेक्टिविटी के जरिए चाइना ने ट्रस्ट और मॉरल हाई ग्राउंड पे वेस्ट को एक्सपोज कर दिया। तो इस लिहाज से जो है वो डायरेक्टली अब नाइजीरिया में कोई भी ट्रेडर चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है डॉलर को इस्तेमाल किए बगैर, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज करके। तो इस तरीके से जो है चाइना ने अपने टेक्नोलॉजी से थर्ड वर्ल्ड को, ग्लोबल साउथ को लिंक कर लिया है और वो बेहतर से बेहतर ताल्लुकात करके वो अमेरिका के जो एक्सपोर्ट थे, निर्भर थे ट्रम्प के फर्स्ट पीरियड तक, उसको डाइवर्सिफाई करके अपने मार्केट लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में फैला लिया है, सेंट्रल एशिया में भी। तो इससे जो है वो सबक सीख के वो अपने पांव पे खड़े हैं और कोई भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। पिछले 7-8 महीनों से जो भी अमेरिका दबाव डाला, ताइवान को लेके, टैरिफ को लेके, रूस को लेके, यूक्रेन के मामले को लेके, हर एक तरीके से अमेरिका चीन पे प्रेशर डाला, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और आखिर में ट्रम्प एक के बाद टैरिफ पोस्टपोन करते गए, धमकी देते गए, उसका असर कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों अमेरिका चीन से करने के लिए तैयार है और उनको पता चल गया कि चाहे वो आसियान हो या साउथ एशिया के हो या अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हो, सभी देश चीन से तिजारत करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाथ बटाना चाहते हैं और डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब तेल जो है अब युआन में बेचने के लिए तैयार है। वो डॉलर के अलावा दूसरे करेंसी में चीन की भी करेंसी मिलाया है और UAE भी यही कर रहा है और दूसरे देश भी। 35 देश जो है युआन में चीन से डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक भी डॉलर वो इस्तेमाल नहीं करते। इस लिहाज से अमेरिका जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, UN जो इस्तेमाल करके मिसयूज किया और सैंक्शंस डाल के और जंग के जरिए डोमिनेशन करने का जो प्रयास किया पिछले 70-80 साल में, तो वो जो है धीरे धीरे खत्म हुआ और चाइना इसका फायदा उठा के अब अमेरिका को मजबूर किया कि आप जो है दूसरे देशों की तरह हमको प्रेशर के अंडर नहीं ला सकते, हम आपका डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने पांव पे करेंगे और अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा देश भी जो है अमेरिका की पॉलिसी से दूर होकर ब्रिक्स की तरफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आए। तो इस लिहाज से जो है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि चीन को वो किसी भी हालत में हरा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हब बन गया है और उसके साथ जापान, कोरिया, आसियान कंट्रीज सभी मिले हुए हैं। भारत भी जो है $150 बिलियन का तिजारत चीन से करता है और ईरान और टर्की और यूरोपियन देश, खुद जर्मनी और सभी यूरोपियन देश चीन
से तिजारत जारी रखना चाहते हैं और अमेरिका के दबाव में इसको कमजोर या घटाना नहीं चाहते। तो अमेरिका को धीरे धीरे पता चल रहा है कि अपना दबदबा और डोमिनेशन जो है खत्म हो रहा है और मॉरल हाई ग्राउंड जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और फ्रेंडशिप की बात करते थे, उसको वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के कमजोर करके यूनाइटेड नेशन का भी खात्मा कर दिया वहाँ और रूस बेस्ड ऑर्डर का भी खात्मा कर दिया। तो रूस एक वाहिद देश ऐसा उभर के निकला है इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर बन के, कि कोई उसको रोक नहीं सकते, कंजो डोमिनेट नहीं कर सकते। और मिलिट्रीली भी जो है अपना ताकत चीन धीरे धीरे बढ़ा रहा है, हालांकि वो अमेरिका के कनिष्ठ इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी और ट्रेड और डिजिटल ट्रांजैक्शन से चीन जो है अमेरिका से आगे हो गया है। और जिस तरीके से ब्रिक्स देश का ऑर्गेनाइजेशन में 35 देश जो एप्लीकेशन डाले हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और ब्रिक्स का नाम अगर लेंगे तो चाइना डोमिनेंट पावर है वहाँ, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह। तो ये सब मिलके जो है नया पावर सेंटर बना रहे हैं, जिसमें चीन अहम रोल अदा कर रहा है और अमेरिका धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि तैयारी भी कर रहे हैं उसको किस तरह से कमजोर किया जाए, टुकड़े किया जाए, जैसा रूस को उन्होंने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके, अब उन्होंने पिछले 3 साल से यूक्रेन को इस्तेमाल करके करना चाहा, जो कि हो नहीं पाया। तो वो प्रयास मिलिट्रीली चल रहा है ताइवान के मसले को लेके, लेकिन ये सब्र से काम ले रहे हैं चीन, और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट हो या अमेरिका को ऐसा हैंडल दिया जाए कि वो मिलिट्री डोमिनेशन या अग्रेशन चीन के खिलाफ करे। जी बादशाह साहब, शी जिनपिंग ने एक बात ये कही कि जो चाइना की विकास है, चाइना की प्रगति है, वो दरअसल यूएसए को जो उनका विजन है, डोनाल्ड ट्रंप का विजन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसको सपोर्ट करती है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को मतलब जितना उनका कहने का मतलब ये था कि जितना चाइना प्रोग्रेस करेगा उतना जो है वो यूएसए का जो ये सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या ट्रंप का सपना है जो भी कहें, वो जो है वो जल्दी साकार होगा। तो इस बात को, इस जुमले को, ये क्या खाली एक ऐसे दिल को बहलाने के लिए या अपने जिनसे बातचीत हो रही है उनको खुश करने के लिए कहा गया जुमला है, या इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना जो है अमेरिका या वेस्ट यूरोप की तरह डोमिनेशन नहीं चाहता। वो कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन पे इसरार कर रहा है और इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं कि हम अमेरिका की करेंसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, अमेरिका को सुपर पावर की तरह हम रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। हम रेस्पेक्ट करते हैं उनका फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएंस वगैरह। हम मिलजुल के रहेंगे जिसमें दोनों का फायदा होगा। जैसा वो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका को बता रहे हैं कि आप हमसे तिजारत करेंगे तो आपका फायदा भी होगा, हमारा भी फायदा होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ रेलवे लाइंस बिछाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर एक शोबे में जो है चीन की मदद से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में हर एक देश प्रगति कर रहा है, जो कि सदियों से इनकी ये उम्मीद थी, ख्वाब था कि दूसरे देशों की तरह ये डेवलपिंग कंट्रीज भी प्रगति करे, डेवलप करे, ताकि वहाँ इंटरनेट पहुंचे और स्कूल्स, मेडिसिन वगैरह सब एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, जो कि चाइना जो है डायरेक्टली शेयर कर रहा है। तो अब अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस डालेंगे, या हम आपके ऊपर हमला करेंगे या तख्ता पलट देंगे, जैसा उन्होंने अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, सूडान में कर रहे हैं, यमन में प्रयास किया। हजारों जगह उन्होंने हमला करके तख्ता पलट दिया। और पाकिस्तान जैसे उनके दोस्त मुल्क में भी वहाँ साजिश करके जियाउल हक और मुशर्रफ वगैरह उनके खिलाफ भी जो है साजिश करके हटा दी है। तो चाइना की पॉलिसी जो है लिव एंड लेट लिव, आप भी प्रोग्रेस करिए और हम भी प्रोग्रेस करेंगे, इसमें दोनों का फायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट। तो इसीलिए लिहाज से जो है अमेरिका
अमेरिका के साथ भी इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट, ये बहुत बहुत अच्छा स्लोगन है। आप हम इसके मदद करेंगे, जो भी आपके इंडस्ट्रीज वहां बनाना चाहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे बोल के उन्होंने बताया शी जिनपिंग ने। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो चीन के साथ इस तरीके से इक्वल रिलेशनशिप करे। वो चाहते हैं कि ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, ये बड़ा दादा पूरे दुनिया का है अमेरिका, और चीन जो है आगे बढ़ जा रहा है, उसको हम दुम काटेंगे और उस हम पे निर्भर रहना है बोल के ये एटीट्यूड, कॉलोनियल मेंटालिटी जो है अभी नहीं गई है डोमिनेशन की, जैसा व्हाइट सुप्रीमिस्ट आइडिया है। व्हाइट सुप्रीमिस्ट आइडिया अमेरिका में क्या है, वो कुचलना चाहते हैं ब्लैक्स को और इमिग्रेंट्स को और दूसरे लोगों को, माइनॉरिटीज को वगैरह। तो वो डोमिनेशन का एटीट्यूड फॉरेन पॉलिसी में भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर वेनेजुएला के सदर अमेरिका की बात नहीं मानते तेल देने के लिए या तिजारत करने के लिए, तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ बगावत शुरू करते हैं, तख्ता पलटने की कोशिश करते हैं, बमबारी करते हैं, मारते हैं और जंग ऐलान कर देते हैं। उसी तरह दूसरे देशों पर भी किया। लेकिन चीन जो है ये कोऑपरेशन, कंपटीशन और कोलैबोरेशन में करके अमेरिका के साथ भी मागा को इम्प्लीमेंट करने में कोऑपरेट करना चाहते थे। लेकिन जो शर्तें अमेरिका ने डाला कि हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सेमीकंडक्टर्स में आपका कोऑपरेशन नहीं करेंगे, आपकी कंपनीज पे सैंक्शंस लगाएंगे वगैरह वगैरह, टैरिफ थोपेंगे वगैरह। तो चीन ने अडॉप्ट किया, हम तवील जंग के लिए, टैरिफ की जंग के लिए तैयार हैं, हम कस के जो है आपका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स खत्म कर दिए एक्सपोर्ट करना, और अमेरिका के प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लेना बंद कर दिए। और अमेरिका को काफी नुकसान हुआ इससे, क्योंकि पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो है अमेरिका चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पे निर्भर थी। वो इतने सालों से आसानी से मिल जाता था कम कीमतों में। और चीन ने ब्राजील से और दूसरे देशों से सोयाबीन और वीट और दूसरी चीजें इंपोर्ट करने लगा, जो कि मागा के सपोर्टर्स फार्मर्स जो थे वो बगावत करने लगे डोनाल्ड ट्रंप के कि आप आश्वासन दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट करेंगे, लेकिन हमारे फार्मर्स जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीन हमें सैंक्शंस लगाया है और वगैरह। तो ये डिपेंडेंस, म्यूचुअल डिपेंडेंस, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो चाहते थे अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चीन पे इम्पोज करेगा, थोपेगा, और चीन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनका सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, पीआरआई को एक्सपोज करेंगे, और टैरिफ के जरिए वहाँ फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इन्फ्लेशन होगा, और चीन में बगावत होगी लोगों की, जैसा उन्होंने कोशिश किया हांगकांग के मसले को लेके, सिंकियांग मुस्लिम्स को लेके या टिबेट को लेके वगैरह वगैरह। तो ये सब पूरे साजिशें जो है अमेरिका और वेस्ट के नाकाम हो गए हैं, और अमेरिका वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि किसी भी तरह कमजोर करना जो है मुश्किल की बात है, और हमें एक्सेप्ट करना होगा बोल के। लेकिन अमेरिका अभी भी अपने पुराने डोमिनेशन सिनारियो में बरकरार है, सोचते हैं कि चीन को जो है किसी ना किसी तरह कमजोर करना है बोल के, लेकिन ऐसा होने वाला मेरा ख्याल से नहीं है। एक अभी आप कह रहे थे कि म्यूचुअल डिपेंडेंस या म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात, तो इस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी थी चाइना प्लस की पॉलिसी, जिसमें वेस्ट ये सोचता था कि चाइना पर टोटल डिपेंडेंस ना हो, और चाइना के साथ साथ भारत को भी जो है वो एक ऐसी हब बनाया जाए, मेक इन इंडिया वगैरह का भी यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा था, कि जिसकी वजह से अगर कभी चाइना आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश करे तो उसका एक अल्टरनेटिव भारत में हो। तो ये जो पॉलिसी थी चाइना प्लस की, जिसकी वजह से भारत में इस बात की संभावना थी कि कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी और कुछ बेरोजगारी दूर होगी, इसलिए कि बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो अब अगर ये चीज वेस्ट चेंज कर लेता है और वेस्ट जो है वो चाइना से कन्फ्रंटेशन बंद कर देता है, और तो उसको चाइना प्लस की जो है वो पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसा होगा? देखिए, धीरे धीरे चाइना प्लस जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की वगैरह, भारत वगैरह सब ये
सप्लाई चेन धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही थी, क्योंकि वेस्ट यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनका डिमांड बढ़ता गया, जो कि चीन खुद उसको मीट नहीं कर पाता था। तो इसीलिए दूसरे देश भी, वियतनाम से लेके मलेशिया, इंडोनेशिया से लेके सभी देश प्रोडक्ट्स बनाने लगे। बांग्लादेश भी बनाने लगा, टर्की भी बनाने लगा। तो ये मार्केट अमेरिका, कनाडा और वेस्ट यूरोप, EU और ऑस्ट्रेलिया सब बड़े मार्केट हो गए सब प्रोडक्ट को। भारत भी इंपोर्ट करने लगा। तो जब से ये इंडो पैसिफिक का ओबामा पीरियड से हुआ, तो अमेरिका ये मान के चलता था कि भारत चीन तनाव जो है ये परमानेंट रहेगा, ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, हम इसका फायदा उठा के भारत को क्वाड के जरिए हम अपने असर और रसूख में लाएंगे, इन्फ्लुएंस में लाएंगे, और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल अलायंस है इसको मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करके भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का उनका प्लान था, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को मिला के वगैरह। तो इसमें इस चाल में जो है, इस जाल में भारत इनिशियली फंस गया। अगर आप देखें क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट, 99% जो है चीन के खिलाफ था, जो कि भारत मानने को तैयार नहीं था। लेकिन किसी भी तरह अमेरिका समझा बुझा के जयशंकर को मना लिया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आप पे ये करेंगे, वो करेंगे बोल के। ये बेचारे डर के माने वो अमेरिका का स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिए, जो को चीन काफी नाराज था कि आप बैलेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे चीन और अमेरिका के बीच में, अब आप पूरे अमेरिका के हक में चले गए हैं बोल के। तो इसी को करेक्ट करने के लिए जयशंकर पहले चीन गए, उसके बाद प्रधानमंत्री मिले, पुतिन को अब बुला रहे हैं मॉस्को से दिल्ली। तो इस लिहाज से जो है, जो चाइना प्लस का है, भारत और अमेरिका के तनाव के वजह से आईफोन की फैक्ट्री तक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी चेन्नई में बनता है और दूसरे 1-2 जगह बनता है, उसी से काम चला रहे हैं। और जो उम्मीद थी कि अमेरिका के कंपनीज चीन से भारत को आ जाएंगे और भारत का फायदा होगा, ये अमेरिका चीन की कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से, ट्रेड वॉर से और टैरिफ वॉर से, तो भारत को इसको खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भारत को चीन की तरह अमेरिका उभरना नहीं चाहता। उभर के जो देश बनना, इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, वो नहीं बनने दे रहे हो। इसीलिए तो ये हर चीज में उनको शक और शुबा है कि चीन की तरह भारत भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पावर बन जाएगा और मिलिट्री पावर बन जाएगा और हमारी बात नहीं मानेगा। और इसीलिए सैंक्शंस और टैरिफ और ब्रिक्स की धमकी और तेल मत खरीदिए और किसी ना किसी तरह कमजोर करके अपने ग्रिप में अमेरिका लाना चाहता है भारत को, जो कि हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करके अमेरिका के साथ भी कुछ एक लफ्ज भी ट्रंप के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं मोदी, चाहे उनके मिनिस्टर्स हो या गवर्नमेंट स्पोक्समैन हो। और वो मानते हैं कि जो है किसी ना किसी तरह साइलेंस या सबर से काम लेके ये प्रेशर अमेरिका से जो हो रहा है उसको निपटा जाए और आगे चल के दोस्ती उम्मीद है कि बहाल होगी अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है भारत को, अपना प्रेशर डाल रहा है और डालेगा। और जब तक वो मानेगा नहीं, यहाँ बांग्लादेश और नेपाल में कैसा गड़बड़ी करा है, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वीकनेस मोदी की, इस गवर्नमेंट की क्या है और किस तरह प्रेशर डालना है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके और अंदरूनी गड़बड़ी करके वगैरह। जी, आखिरी प्रश्न ये है डॉक्टर साहब के, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, दूसरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, जिस पर कि हम लोगों ने ज़्यादातर बात की। लेकिन दुनिया में पीस और जस्टिस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और हमने देखा कि इस दौरान एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत हो गया वेस्ट और यूएस के खिलाफ, और उसका एक हमको असर यहाँ भी दिखाई दिया गाजा में खास तौर पर। तो अब अगर चीन और अमेरिका दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा या इसमें भी कोई कमजोरी आएगी?
देखिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो है ये इंडिपेंडेंट है। ये रशिया, चाइना या अमेरिका के बलबूते पे नहीं चल रहा है, चाहे वो ईरान हो या हिजबुल्लाह हो या हूती हो या हमास हो या भारत हो। ये इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर रेसिस्टेंस हो रहे हैं जो कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी उभर के आ रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी, रेजिम चेंज और इकोनॉमिक सैंक्शंस और डबल पॉलिसी अडॉप्ट करता रहेगा तो धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के मुल्क जो है अपना रुख जो है ईस्ट की तरफ मोड़ लेंगे, चाहे रूस हो, चीन हो, भारत हो या ब्रिक्स देश हो। तो उसी तरह जो है ट्रेड भी एशिया की तरफ बढ़ गया है, चाहे तेल हो, गैस हो और तिजारत हो। सबसे ज्यादा जो है एशिया में हो रहा है, एशिया के मुल्कों से हो रहा है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, आसियान हो, भारत हो या टर्की हो या ईरान हो वगैरह। तो जो ग्लोबल पॉलिटिकल बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस वेस्ट की तरफ झुका हुआ था, तो अब ये इकोनॉमिक और ट्रेड से जो है एशिया का पावर बैलेंस एशिया की तरफ रुख होने लगा है। और इससे अब देखिए अब क्यों ईरान न्यूक्लियर एनर्जी पे अड़ा हुआ है, इतनी कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि उनको पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाल बना के खड़ा कर दिया कि अगर आप न्यूक्लियर पावर बनते हैं तो कोई भी हमला नहीं करेगा, कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। तो ये लगातार रेजिम चेंज एजेंडा अमेरिका, वेस्ट का, इजराइल का जो चल रहा है ईरान के खिलाफ 79 से, तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ईरान ताकतवर मुल्क बन गया है। इसी तरह सऊदी अरेबिया भी जो है टर्की, मिस्र, पाकिस्तान के सपोर्ट के जरिए वो अपने पांव पे खड़े होना चाहते हैं और अमेरिका के तसल्लुत से दूर होना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आगे एक्सेलरेट होते रहेंगे, इसमें तेजी आएगी। और इसमें कोई शुबा नहीं कि अमेरिका जो है एक मेजर पावर रहेगा, सुपर पावर बोल के कोई रेस्पेक्ट नहीं करे। जब तक डॉलर कमजोर रहेगा और दूसरे देश तेल भी दूसरी करेंसीज में ट्रेड करते रहेंगे या डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट का सिस्टम अडॉप्ट करते रहेंगे, जो रूस तेजी से फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये ब्रिक्स का मल्टीपोलर का आगे जाना श्योर है। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से एक छोटी सी मुलाकात जो ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हुई, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना सीरियस है, उसका भारत पे कैसा जो है वो प्रभाव पड़ सकता है और पड़ने वाला है। इसी के साथ-साथ जहाँ पे उस जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, डोमिनेंस है, उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, इसी तरह से जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भी इससे प्रभावित होगी। और फिर ये कि जो दुनिया में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस पर जो है वो इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे अलग-अलग आयाम हैं जो इस एक मुलाकात से जुड़े हुए हैं और इस पर डॉक्टर ए.के. पाशा साहब हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपने समय निकाला और बहुत सारी अहम बातें बताई, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के विषय पर बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया।